पेज नंबर 27, अध्याय 3। 12। अधिकृत करने की इच्छा सहज और वास्तव में बहुत स्वाभाविक वस्तु है, और जब मनुष्य जो कर सकता है वही करता है तो उसकी प्रशंसा होती है, भर्त्सना नहीं। किंतु जब जिसे वह नहीं कर सकता किंतु किसी न किसी प्रकार करना ही चाहता है, यही भूल है, यह अपयश है। इसलिए यदि फ्रांस अपनी सेना से नेपल्स पर आक्रमण कर सकता तो उसे करना चाहिए था, यदि नहीं कर सकता था तो उसे विभाजित नहीं करना चाहिए था। और यदि वेनिस वासियों के साथ लोमवर्दी का उसने विभाजन किया तो उसे इसलिए क्षमा किया जा सकता है कि उसके द्वारा इसे इतालिया में पैर जमाने का अवसर मिल गया। उस प्रकार की आवश्यकता का यहाँ कोई बहाना न होने के कारण इस दूसरे विभाजन की भर्त्सना की जानी चाहिए। लुई ने इस प्रकार ये पांच भूलें की। दुर्बल राज्यों को उसने मिटा दिया, जो शक्तिशाली था ही उसको इटालिया में और शक्तिशाली बना दिया। उस देश में एक बहुत ही शक्तिशाली विदेशी जो प्रतिष्ठित कर दिया। वह वहाँ रहने के लिए नहीं आया था और न वहाँ उपनिवेश ही स्थापित किए। 13। और फिर वे भूलें उसके जीवन काल में उसके लिए घातक सिद्ध नहीं होती, यदि वह वेनिस वासियों से उनके राज्य को छीन लेने की छठी भूल न करता, यदि वह गिरजा के प्रभाव विस्तार में योग नहीं देता और न इटालिया में स्पेन को लाता। उस स्थिति में वेनिस वासियों को दबाना उचित और आवश्यक ठहरता। किंतु उसने ये बातें अन्य बातें कही, अतः उसने वेनिस राज्य को नष्ट करने के लिए कभी सहमत नहीं होने दिया था। क्योंकि वेनिस वासी शक्तिशाली थे, इसलिए दूसरों के लोमवर्दी पर अधिकार करने से वे सदा रोकते, और इसलिए भी वे स्वयं उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के अतिरिक्त और किसी शर्त पर उस अभियान का समर्थन नहीं करते, तथा दूसरे उन्हें देने के उद्देश्य से उसे फ्रांस से लेने का कभी भी प्रयत्न नहीं करते, और न दोनों को अप्रसन्न करने का ही कभी साहस करते। और यदि यह कहे कि युद्ध से बचने के लिए राजा लुई ने रोमानिया अलेक्जेंडर को और नेपल्स स्पेन को भेंट कर दिया, तो मेरा उत्तर ऊपर कथित तर्कों में निहित है कि तुम्हें युद्ध से बचने के लिए अव्यवस्था को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार युद्ध टलता नहीं किंतु वह तुम्हारी अपनी ही हानि के लिए स्थगित हो जाता है। और यदि कुछ लोग आरोप लगाएं कि राजा धर्म भावना के कारण पोप के प्रति प्रतिश्रुत था तथा राजा पोप द्वारा अपने विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान कराने तथा रोआनो के कार्डिनल को नियुक्त कराने के बदले पोप के लिए अभियान करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था, तो इसके उत्तर में आगे अपने उस वक्तव्य का उल्लेख करता हूँ जिसमें मैंने राजाओं में के धार्मिक विश्वास तथा उनकी पालन विधि की चर्चा की है। अतः राजा लुई ने लोमवर्दी को खो दिया, क्योंकि उसने उन उपायों में से किसी का पालन नहीं किया जिनका दूसरे राज्यों ने किया, जिन्होंने प्रदेशों को जीता तथा आधिपत्य बनाए रखना चाहा। यह कोई आश्चर्य नहीं है किंतु बहुत ही सामान्य और तर्कसंगत बात है, और इस विषय की चर्चा मैंने नोलेस में रोआनो से की थी, जब ड्यूक वालेंटिनो पोप अलेक्जेंडर का पुत्र चेजारे इस नाम से प्रसिद्ध था, रोमानिया पर अधिकार किए हुए था। क्योंकि रोयाना के कार्डिनल के यह कहने पर इटाली युद्ध कला नहीं समझते, मैंने उसको उत्तर दिया कि फ्रांसीसी राजनीति नहीं समझते, क्योंकि यदि वे राजनीति को समझते होते तो वे गिरजा को इतना शक्तिशाली नहीं होने देते। और घटनाओं से पता चलता है कि इटालिया में उसको तथा स्पेन के आधिपत्य को फ्रांस द्वारा दृढ़ किया गया और फ्रांस का विनाश उन दोनों के द्वारा हुआ। इससे यह सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो प्राय अमोघ है या बहुत ही कम गलत सिद्ध होगा, वह है जो किसी अन्य को शक्तिशाली बनाने का कारण बनता है वह स्वयं नष्ट हो जाए जो किसी अन्य को शक्तिशाली बनाने का कारण बनता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे शक्तिशाली बनाने के लिए वह या तो अपने उद्यम या शक्ति द्वारा प्रेरित होता है। इन दोनों में से प्रत्येक पर उसका संदेह होना स्वाभाविक है, जो सत्ता संपन्न हो जाता है। चौथा अध्याय। अलेक्जेंडर द्वारा अधिकृत डेरिसियस के राज्य ने अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसके अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। चौथा अध्याय। एक नए अधिकृत राज्य को अधिकार में रखने के लिए जो कठिनाई आती है उन पर विचार कीजिए। उनकी उत्पत्ति आश्चर्यजनक है।
थोड़े ही वर्षों में महान अलेक्जेंडर एशिया का अधिपति हो गया और अधिकार कर ही पाया था कि मर गया। ऐसी स्थिति में संपूर्ण राज्य का विद्रोह कर देना तर्कसंगत प्रतीत होता, किंतु अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी उस पर अधिकार बनाए रहे, सिवाय इसके जो आपसी ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से उत्पन्न हुई थी, और किसी कठिनाई का उन्हें उस पर कब्जा बनाए रखने में सामना नहीं करना पड़ा। मेरा कथन है कि समस्त ज्ञात राज्यों का शासन दो भिन्न पद्धतियों द्वारा चलाया मिलता है, या एक राज्य राजा द्वारा, अन्य सब उसके सेवक होते हैं जो उसकी कृपा और रियासत से मंत्री के रूप में उस राज्य के प्रशासन में सहायता करते हैं, या एक राजा तथा जागीरदारों बेरन द्वारा, जो कि राज्य की कृपा से नहीं किंतु वंश परंपरा के कारण उस ओहदे पर रहते हैं। इन जागीरदारों के अपने राज्य तथा अपनी प्रजा होती है जो उन्हें अपना मालिक समझती है और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह भाव रखती है। जो राज्य एक राजा तथा सेवकों द्वारा शासित होते हैं, वे अपने राज्य को अधिक अधिकार प्रदान करते हैं, क्योंकि उसके संपूर्ण देश में वही एकमात्र अधिपति रहता है, उससे बड़ा कोई नहीं समझा जाता, और यदि किसी की आज्ञा मानी जाती है तो उसके मंत्री या अधिकारी के रूप में, और उसके प्रति कोई खास प्रेम नहीं रहता। दो भिन्न शासनों के उदाहरण हमारे समय में तुर्क और फ्रांस के रूप में दिखते हैं। पूरा तुर्की साम्राज्य एक राजा द्वारा शासित है, उसके दूसरे उसके सेवक हैं। अपने राज्य को संगीची तुर्क प्रदेशों संजीकी मतलब तुर्क प्रदेशों के प्रशासकों को इस नाम से संबोधित किया जाता था। ओके, अपने राज्य को संजीकियों में विभाजित करके वहां अलग अलग प्रशासकों को भेजता और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बदलता तथा स्थानांतरित करता है। किंतु फ्रांस का राजा वंशानुगत जागीरदारों की भीड़ से घिरा हुआ है। उस राज्य में उनकी प्रजाएं हैं जो उन्हें स्नेह करती हैं। उन सब का अपना ओहदा है, जिससे राजा अपने लिए खतरा मोल लिए बिना उन्हें वंचित नहीं कर सकता। जो इन राज्यों में से एक दूसरे के स्वरूप पर विचार करेगा, उसे तुर्क के राज्य पर अधिकार करने में कठिनाई प्रतीत होगी, किंतु उसे जीत लेने पर उसे अधिकार में रखना बहुत आसान है। इसके विपरीत किसी सीमा तक फ्रांस को अधिक आसानी से जीता जा सकता है, किंतु उस पर अधिकार बनाए रखना बहुत कठिन है। 3, तुर्क के राज्य को जीत सकने में कठिनाई है। उस राज्य के राजाओं द्वारा उसे आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा और न राजा के आसपास रहने वालों के विद्रोह से अपने अभियान में सहायता पाने की आशा कर सकता है। यह ऊपरी कथित कारणों से स्पष्ट है, क्योंकि सभी सेवक हैं और उपकृत हैं, अतः बहुत कठिनाई से उन्हें फोड़ा जा सकता है, और यदि फोड़े भी जा सके तो उन्हें बहुत ही कम लाभ की आशा की जा सकती है, क्योंकि ऊपर कहे गए कारणों से वे अपने पीछे जनता को नहीं ला सकते। अतएव जो कोई तुर्क पर आक्रमण करेगा, उसे यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि संघबद्ध जनता का सामना करना है, और उसे दूसरे पक्ष की फूट की आशा न करके स्वयं अपनी शक्ति पर ही भरोसा रखना होगा। किंतु एक बार विजय पाने तथा शत्रु को लड़ाई के मैदान में इस प्रकार हरा देने पर फिर सेना को संगठित न कर सके, राजा के परिवार को छोड़कर भय का दूसरा कोई कारण नहीं रहता। राज परिवार को नष्ट कर देने पर और कोई नहीं शेष रहता जिससे भयभीत होने की आवश्यकता रहे। दूसरों के प्रति जनता में कोई विश्वास नहीं होता। राजा के परिवार को छोड़कर दूसरे के प्रति जनता में कोई विश्वास नहीं होता, और जिस प्रकार विजेता को विजय के पूर्व उनसे कोई आशा नहीं थी, उसी प्रकार उसके बाद भी उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। 4, फ्रांस के समान शासित राज्यों की स्थिति इसके विपरीत होती है, क्योंकि राज्य के किसी जागीरदार बैरन को अपनी ओर मिलाकर वहां आसानी से तुम प्रवेश कर सकते हो, क्योंकि वहां सदा कोई न कोई असंतुष्ट परिवर्तन तथा इच्छुक तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति पहले बताए कारणों से प्रेरित होकर उस राज्य में प्रविष्ट होने का मार्ग तेरे लिए खोल सकते हैं और तेरे लिए विजय को आसान कर सकते हैं, किंतु बाद में उस पर अधिकार बनाए रखने में उनके तथा जिन्होंने तुम्हारी सहायता की है तथा जिन्हें तुमने जीत लिया है, तुम्हें असंख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और नए राजवंश के लोगों को समाप्त कर देना पर्याप्त होगा, क्योंकि ऐसे अनेक जागीरदार रह जाते हैं जो नए विप्लवों का नेतृत्व करते हैं, और उन्हें न संतुष्ट कर पाने और न नष्ट कर सकने पर तुम राज्य को खो बैठोगे जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलेगा। 5, अब यदि तुम परीक्षा करो कि डेरियस का राज्य किस प्रकार का था, तो उसे तुर्क के राज्य के समान ही पाओगे, और इस कारण अलेक्जेंडर के लिए यह आवश्यक था कि
पहले उसे परास्त करके प्रदेशों के अधिकारों से वंचित करके घेर लेता। उस विजय के बाद डेरियस के मर जाने पर अलेक्जेंडर के लिए वह राज्य ऊपर बताए कारणों के फलस्वरूप सुरक्षित हो गया, और उसके उत्तराधिकारी यदि वे सब संगठित रहते उसका उपयोग निर्बाध रूप से करते रहते, क्योंकि उस राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ सिवाय उनके जो स्वयं उन्होंने ही खड़े किए थे। किंतु फ्रांस की भांति संगठित राज्यों पर इतनी आसानी से अधिकार बनाए रखना असंभव है। यही कारण था कि रोमनों के विरुद्ध स्पेन में, फ्रांस में, ग्रीस में लगातार आंदोलन होते रहे। उन राज्यों में जो जागीरें थी उन्हीं के द्वारा विद्रोह हुए। जब तक उन्हें स्मरण रहा उन प्रांतों के अपने अधिकारों के प्रति रोमन लोग सदा अनिश्चित रहे, किंतु साम्राज्य के प्रतिष्ठित हो जाने तथा शक्तिपूर्ण शासन से फलस्वरूप जब वे भूल गए तब उनका अधिकार सुदृढ़ हो गया, और वे भी बाद में आपस में संघर्ष करते हुए उन प्रांतों में से किसी न किसी भाग के अपने अपने प्रभुत्व और अधिकार के अनुरूप अधिपति बन गए। वे लोग अपने पुराने वंश के समाप्त हो जाने पर केवल रोमनों को ही अपना राजा मानने लगे। इन सब बात पर विचार करने पर जिस प्रकार आसानी से अलेक्जेंडर एशिया पर दृढ़तापूर्वक राज्य कर सका था, पाइरस और अन्य बहुतों को विजित देशों पर अधिकार बनाए रखने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उस पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये विजेता की कम या अधिक योग्यता के कारण नहीं, किंतु उन राज्यों की भिन्न भिन्न पद्धतियों से उत्पन्न हुए थे जिनसे उन्हें संघर्ष करना पड़ा। 5वां अध्याय उन नगरों का या रियासतों पर किस प्रकार शासन करना चाहिए जो अधिकृत होने के पूर्व अपने विधानों के अनुसार रह रहे थे। 1. जब राज्य जिन पर अधिकार कर लिया गया, जैसा कहा गया, अपने विधानों के अनुसार तथा स्वतंत्रता से रहने के अभ्यस्त हैं, उनको अधिकार में रखने के लिए 3 विधियां हैं। पहली, उसको नष्ट कर देना। दूसरी, वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से रहना। तीसरी, एक निश्चित कर लेकर और वहां भीतर कुछ निवासियों द्वारा शासित राज्य बनाकर जो तुमसे मित्रता रखे उसे अपने विधानों के अनुसार रहने देना, क्योंकि वह राज्य उस राज्य के द्वारा गठित होने के कारण जनता जानता है कि उसकी मित्रता तथा संरक्षण के बिना वह नहीं रह सकता, अतः उसको अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए सब कुछ करता है, और उस नगर पर जो स्वाधीन रहने का अभ्यस्त है, यदि अधिकार रखना चाहते हो तो अन्य किसी दूसरे उपाय की उपेक्षा उसके नागरिकों के माध्यम से अपने अधिकार में रखा जाता है। 2. इनके उदाहरण है स्पार्टन और रोमन। स्पार्टनों ने एथेंस और थेबस पर वहां थोड़े लोगों का राज्य बनाकर अधिकार रखा, किंतु अंत में वे उनके हाथों से निकल गए। रोमनों के कपुआ, कार्थेज तथा नुमाजीनिया पर अधिकार रखने के लिए उन्हें नष्ट कर दिया और वे उनके अधिकार में रहे। स्पार्टनों के समान तब उन्होंने ग्रीस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा, उसे स्वतंत्र छोड़कर वहां अपने विधानों के अनुसार रहने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, और उन्हें सफलता नहीं मिली, और उस देश को अधिकार में रखने के लिए उसके अनेक नगरों को कष्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 3. क्योंकि सच तो यह है कि नष्ट कर देने के अतिरिक्त उनको अधिकार में रखने का कोई सुनिश्चित उपाय नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक रहने के अभ्यस्त नगर का जो कोई मालिक बने और उसे नष्ट न करे तो उसके द्वारा स्वयं नष्ट होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता के नाम पर तथा अपनी प्राचीन परंपरा का बहाना लेकर सदा विद्रोह किया जा सकता है। इनको वे न तो अपनी समय की लंबी अवधि द्वारा और न लाभों के आकर्षण द्वारा ही बोलते हैं, और चाहे जो भी उपाय करो या जैसा भी हित करो, जब तक वहाँ के निवासियों को तितर बितर और छिन्न भिन्न नहीं किया जाएगा और उसका नाम तथा उन विधानों और परंपराओं को भुलाने का यत्न नहीं किया जाता, तो शीघ्र ही किसी भी कुसयों के आने पर तुम्हारे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, जैसे कि पीसा ने 100 वर्ग फ्लोरेंस वासियों के आधिपत्य में रहने के बाद भी विद्रोह किया। किंतु जब नगर या प्रदेश एक राजा के आधिपत्य में रहने से अभ्यस्त होते हैं और वह राजवंश नष्ट कर दिया जाता है, तो एक ओर वे आज्ञा पालन के अभ्यस्त होते हैं, दूसरी ओर वे अपने पुराने राज्य को खो बैठते हैं और अपने बीच में से किसी भी राजपद देने के लिए एकमत नहीं हो पाते। स्वतंत्र रूप से रहना वे जानते नहीं, अतः अस्त्र शस्त्र उठाने में बहुत उदासीन रहते हैं। ऐसे में कोई राजा उन्हें बहुत आसानी से अपने अधिकार में रख सकता है और उन्हें निश्चित कर सकता है, किंतु प्रजातंत्रों में अधिक जागरूकता, उग्र घृणा तथा प्रतिशोध की प्रबल भावना होती है। पुराने स्वतंत्र युगों की याद उन्हें नहीं छोड़ती, उन्हें शांत नहीं रहने देती, अतः सबसे सुरक्षित मार्ग है या तो उन्हें नष्ट कर देना या वहां जाकर रहना।
छठा अध्याय। छठा अध्याय। नए राज्यों के संबंध में जिन्हें राजा अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पराक्रम द्वारा प्राप्त करता है। एक, किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए यदि मैं अपनी चर्चा में जो राजा और शासन प्रणाली दोनों की दृष्टियों से पूर्ण रूप से नए राज्यों के विषय में करूंगा, महानतम शासकों के उदाहरण दूं, क्योंकि मनुष्य प्राय हमेशा दूसरों के द्वारा अपनाए गए मार्ग पर चलते हैं तथा दूसरों के कार्यों का अनुकरण करते हुए भी न तो पूर्ण रूप से दूसरों के मार्गों का अनुसरण कर पाते हैं और न उनके गुणों की बराबरी कर पाते हैं जिनसे वे समता करना चाहते हैं। विवेकी व्यक्ति जो महान पुरुष द्वारा अपनाए गए मार्ग का सदा अनुगमन करना चाहिए। विवेकी व्यक्ति को महान पुरुषों द्वारा अपनाए गए मार्ग का सदा अनुगमन करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए जो अत्यंत दक्ष सिद्ध हुए हैं। यदि वह उनके गुण समकक्ष न भी पहुंच सके, कम से कम उनकी कुछ विशेषताएं तो यदि वह उनके गुणों के समकक्ष न पहुंच सके, कम से कम कुछ विशेषताएं तो अर्जित की ही जा सके और कुशल धनुर्धारी के समान कार्य करना चाहिए, जो यह जानते हुए भी कि जिस लक्ष्य को भेदना वह बहुत दूर है तथा अपने धनुष की लक्ष्य भेद सीमा को जानते हुए भी निश्चित लक्ष्य से बहुत ऊंचा लक्ष्य लेते हैं, उस ऊंचाई तक बाण को पहुंचाने के लिए नहीं किंतु उच्च लक्ष्य की सहायता से अपने निर्दिष्ट उद्देश्य तक पहुंच सके। 2, अतएव मेरा कहना है कि पूर्ण रूप से नए राज्यों में जहां राजा नया होता है, आधिपत्य बनाए रखने में न्यूनाधिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कि उस राज्य पर अधिकार करने वाले राजा के कम या अधिक गुणी होने पर भी निर्भर करता है और एक सामान्य व्यक्ति के राजा के पद पर पहुंचने का आशय है कि या तो वह गुणी है या भाग्यशाली। इन दोनों में से किसी के भी रहने से बहुत कठिनाइयां कम हो जाती हैं और फिर वह जो भाग्य पर कम भरोसा करता है अंत में प्राय सफल हो जाता है। वह भाग्य पर कम भरोसा करता है अंत में सफल हो जाता है। राजा होने से उसे और भी सुविधा होती है क्योंकि उसके पास और कोई राज्य नहीं होता, अतः बाध्य होकर वह वहां व्यक्तिगत रूप से रहने लगता है। 3, पहले उन पर विचार करें जो अपने व्यक्तिगत गुणों के फलस्वरूप राजा हुए हैं और भाग्य के नहीं। मैं चाहता हूं कि इनमें श्रेष्ठतम मोजज, साइरस, रोमुलुस, थेसेउस जैसे सम्राट हैं और कदाचित मोजेस के विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईश्वर की ओर से उसे आज्ञा मिली थी कि वह केवल उसका पालन करने वाला था, किंतु तो भी उसके उन गुणों की प्रशंसा की जानी चाहिए जिनके फलस्वरूप वह ईश्वर के साथ वार्तालाप करने योग्य हुआ। किंतु साइरस तथा दूसरों पर विचार करें जिन्होंने राज्यों की स्थापना की, तो उन सभी को प्रशंसनीय पाओगे। यदि उनके कार्यों तथा उनके द्वारा प्रवर्तित विषय व्यवस्थाओं पर विचार किया जाए तो वे मोजेस के कार्यों से कम महत्व की नहीं दिखेंगी। यदि उसे महान गुरु से उपदेश मिला था और उनके कार्यों तथा उनकी जीवनी की परीक्षा करने पर जात होता है कि उन्हें भाग्य से अवसर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला था जिसे वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल रूप दे सके और उस अवसर के बिना उनकी आत्मा के गुण व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं और यदि उन गुणों का अभाव होता जो बिना उसकी आत्मा के गुण व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं, यदि उन गुणों का अभाव होता तो वह अवसर भी व्यर्थ ही चला जाता। 4, अतः मोजेस के लिए यह आवश्यक था कि इजराइल के पुत्र इजिप्शियन द्वारा पीड़ित इजिप्ट में बंदी के रूप में मिलते जिससे वे दासता से मुक्ति पाने के लिए उसका अनुसरण कर सके। रोमुलुस का भाग्य था कि अल्बा में पर्याप्त आश्रय नहीं मिला और पैदा होने के समय बेघरबार के था जिससे वह रोम का राजा और उसका संस्थापक बना। रोम का राजा और वहाँ का संस्थापक बना। यह आवश्यक था कि साइरस को मेदेरस के शासन से असंतुष्ट फारसवासी मिले और मेदेश सुदीर्घ शांति के कारण कोमल तथा पुरुषहीन हो गए। न थे से उस ही अपने गुणों का विकास कर पाता यदि उसे आपसी फूट में डूबे तथा बिखरे एथेंसवासी मिलते। मोजेस आदि ऐतिहासिक न होकर अर्ध ऐतिहासिक जैसे लगते हैं। आलोचकों का मत है कि मैकियावेली ने इन दोनों को
इन दोनों को यहाँ मिला दिया। यह आवश्यक था कि साइरस ने मेद्रेस के शासन से असंतुष्ट फारसवादी मिले और मेद्रेस सुदीर्घ शांति के कारण कोमल तथा पौरुषीन हो गए थे। न थे सेउस ही अपने गुणों का विकास कर पाता यदि उसे आपस फूट में डूबे तथा बिखरे एथेंसवासी मिलते। इन अवसरों के इन व्यक्तियों को भाग्यशाली बनाया तथा उसके महान गुणों ने इन अवसरों को पहचाना जिनके फलस्वरूप उनकी मातृभूमि गौरवान्वित तथा हर्षित हुई। 5 ये तथा इनके समान जो अन्य सब सद प्रयासों द्वारा राज्य प्राप्त करते हैं उन्हें राज्य स्थापित करने में कठिनाई होती किंतु बहुत आसानी से उस पर अधिकार बनाए रखते हैं। और राज्य प्राप्त करने में उनके मार्ग में जो कठिनाई आती हैं वे आंशिक रूप से उन नए विघ्नों और संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं जो उन्हें अपना राज्य स्थापित करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बाध्य होकर चालू करनी पड़ती हैं। और यह ध्यान रखने की बात है कि कोई विवेच्य विषय इतना कठिन नहीं और न कृतकार्य होने में इतना संदिग्ध है और न व्यवस्था करने में इतना विपदजनक है जितना नई व्यवस्थाएं चालू करने का नेतृत्व करना। क्योंकि जो नई व्यवस्था चालू करता है उसके वे सब शत्रु हो जाते हैं जो पुरानी व्यवस्था लाभान्वित हो रहे थे तथा जिनको नई व्यवस्था से लाभ मिलने की आशा होती है वे सब उसके उदासीन समर्थक रहते हैं। यह उदासीनता आंशिक रूप से शत्रुओं के बहस से उत्पन्न होती है जिनके पक्ष में विधान होते हैं और आंशिक रूप से मानव की स्वभावगत अविश्वास की प्रवृत्ति जनित होती है जो किसी भी नवीन वस्तु में कोई तत्व की बात स्वीकार नहीं करनी चाहती जब तक उसे वह अपने निश्चित अनुभव द्वारा देख न ले। इससे परिणाम यह होता है कि जब कभी भी परिवर्तन के शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर मिलता है तब वे पूर्ण विपक्षी की भांति करते हैं और दूसरे इतने उदासीन भाव से रक्षा करते हैं कि स्वयं तथा उद्देश्य दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। 6 विशेष विषय के इस भाग की भली भांति परीक्षा करना अनिवार्य है। देखना है कि यदि ये सुधारवादी स्वयं अपने भरोसे खड़े रह सकते हैं या दूसरों पर निर्भर करते हैं अर्थात अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें दूसरों की प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है या शक्तिपूर्वक उसे करा ले सकते हैं। पहली स्थिति का परिणाम प्राय बुरा होता है और वे कुछ भी नहीं कर पाते किंतु वह केवल स्वयं अपने पर निर्भर रहते हैं और बाध्य कर सकते हैं तब शायद ही कभी असफल रहते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शस्त्रधारी सुधारक विजयी होते हैं और निशस्त्र नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जो कहा गया है कि इसके अतिरिक्त प्रजा जनता तथा स्वभाव अस्थिर होता है और किसी बात के लिए राजी करना आसान है किंतु उस बात पर उन्होंने स्थिर रखना बड़ा कठिन है। और इसलिए ऐसी व्यवस्था ठीक होगी कि जब वे विश्वास न करें तो उन्हें विश्वास करने के लिए बाध्य किया जा सके। 7 मोजेस साइरस थेउसस और रोमुलस आदि निशस्त्र होते तो अधिक समय तक अपने राज्य अपने द्वारा चलाए विधानों का पालन नहीं करा सकते थे। ऐसा ही हमारे समय में फायरर जीरोनिमो सावोनारोला का उदाहरण है जिसे अपने नए सुधारों में कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि जनता उसमें अविश्वास करने लगी क्योंकि उसके पास ऐसे साधन नहीं थे जिससे उसे स्थिर रख सकता है जो उसमें दृढ़ विश्वास करते या अविश्वास करने वालों को विश्वास करने के लिए बाध्य कर सकता है। अतएव ऐसे व्यक्तियों को अपनी योग्यताएं योजनाएं प्रचलित करने की में महान कठिनाई होती है। उनकी सब कठिनाइयां उनके सामने खड़ी रहती हैं। उचित होगा कि वे उन पर अपने गुणों द्वारा विजय पाएं किंतु वे जैसे ही इन बाधाओं पर विजय पा लेते हैं और आदर भाव से देखे जाने लगते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं जो उनके प्रभाव के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं तब वे शक्तिशाली सुरक्षित सम्मानित और समृद्धि संपन्न हो जाते हैं। 8 ऊपर दिए गए महान उदाहरणों के साथ मैं एक छोटा सा उदाहरण जोड़ना चाहता हूँ किंतु जो किसी अनुपात में उनके समान ही था और जो उस प्रकार के सभी उदाहरणों के लिए पर्याप्त होगा जो यह है जेरोने साइराकुजाने का। वह जरन द्वितीय ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी में सिरकुजा का जागीरदार था। वह सामान्य स्थिति में साइकारूज का राजा हो गया। उसे अवसर मिला केवल इसी के लिए वह भाग्यकारी नहीं था। अवसर के अतिरिक्त भाग्य ने उसे और कुछ नहीं दिया क्योंकि साइराकूजवासी त्रस्त थे। उन्होंने उसे अपना नेता चुन लिया। उसने उनको उनका राजा होने के योग्य सिद्ध कर लिया। वह इतना गुणी था कि सामान्य नागरिक की स्थिति में भी
उसके संबंध में एक लेखक ने लिखा है कि राजा के पास जो कुछ होना चाहिए उनमें से राज्य को छोड़कर उसके पास किसी की कमी नहीं। पुरानी सेना को बर्खास्त करके उसने नई सेना खड़ी की, पुरानी मित्रताओं को समाप्त करके और नई स्थापित की। और चूंकि अपनी सेना और मित्र उसके अपने ही थे, वहां उसने ऐसी नींव डाली जिस पर किसी भी प्रकार का भवन खड़ा कर सकता था। उसे राज्य प्राप्त करने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि उस पर अधिकार बनाए रखने में बहुत ही कम का। 7वां अध्याय नए राज्यों के विषय में जो दूसरों की सेना तथा समृद्धि भाग्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। 1, वे जो केवल भाग्यवश सामान्य स्थिति से उठकर राजा बन जाते हैं। राजा तो बनना है, विशेष बाधा के बन जाते हैं, किंतु उसे अधिकार में रखने में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे जो बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मार्ग में उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती, मानो वे वहां उड़कर पहुंचे हों, किंतु जैसे ही पद पर आसीन होते तभी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती। इस वर्ग में है जब किसी को धन के बदले में राज्य दिया गया हो, या जो राज्य देता है उसकी कृपा से राज्य मिला हो, जैसा कि बहुतों के साथ ग्रीस में हुआ। जैसे आयोगनिया और हेलेस्पोंट नगरों में यहाँ डेरियस ने बहुतों को राजा का पद इसलिए दिया है कि जिससे वे उसकी सुरक्षा और वैभव के लिए उन नगरों पर कब्जा रखें। इसी तरह वे सम्राट भी ही बने जो सेना के भ्रष्ट होने के कारण सामान्य स्थिति से साम्राज्य वैभव को प्राप्त हुए। 2, ऐसे राज्य अपने पद पर केवल उसकी कृपा तथा संपत्ति के बल पर रहते हैं जिसने उन्हें राजा बनाया। ये दोनों ही अत्यंत अस्थिर और अनिश्चित हैं। न तो ये जानते हैं, न उस पद पर अधिकार ही बनाए रखने की क्षमता है, अभिजिता नहीं होती। किंतु क्योंकि यदि वह अत्यंत विवेकी और गुणवान नहीं है, तो यह आशा करना युक्ति संगत नहीं है कि सदा सामान्य स्थिति में रहने वाला व्यक्ति शासन करना जाने। अधिकार इसलिए नहीं बनाए रख सकते क्योंकि उनके पास विश्वसनीय तथा मित्र भाव रखने वाली सेना नहीं होती। फिर ऐसे राज्य जो जल्दी में बनते हैं, प्रकृति के उन सभी अन्य पदार्थों के समान जो पैदा होते हैं और जल्दी बढ़ते हैं और अपनी जड़ें और शाखाएं अपने अनुकूल मजबूत नहीं बना पाते। फलतः पहला प्रतिकूल वात्य चक्र ही उन्हें उखाड़ फेंकता है, जब तक कि ऐसे व्यक्ति, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, कि जो आकस्मिक ढंग से राजा हो गए हैं, ऐसे गुणी न हों कि भाग्य ने जो उनकी गोद में फेंक दिया उसकी रक्षा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाना और राजा का पद पाने के बाद उन नींवों को डाल सके जो उनसे पहले दूसरे राज्य पद पाने के पूर्व डाली थी। 3, ऊपर कथित विधियों में से पहले या दूसरे गुण या भाग्य दोनों में से किसी भी प्रकार से राजा बनने के प्रसंग में मैं अपने समय के इतिहास से 2 उदाहरण चुनना चाहता हूँ, और ये हैं फ्रांचेस्को स्फोर्तजा तथा चिलोरे वोर्जिया के। फ्रांचेस्को उपयुक्त साधनों तथा अपने विशद गुणों के कारण सामान्य स्थिति से मिलान का ड्यूक बन गया, और जिसे पाने के लिए उसे हजारों प्रयत्न करने पड़े थे, बिल्कुल ही अल्प प्रयास द्वारा उस पर अधिकार बनाए रहा। दूसरी ओर चेलोरे वर्जिया, जो ड्यूक वेलेतिनो के नाम से प्रसिद्ध था, पिता के वैभव के फल स्वरूप राज्य पा गया और उसी से उसे खो दिया। ड्यूक प्रसिद्ध वैभव के रूप में पुकारा और उसे खो दिया। यद्यपि उसने अपनी शक्ति पर प्रत्येक प्रयत्न किया तथा वे सब बातें की जो बुद्धिमान और गुणी व्यक्ति को दूसरों के शस्त्र और समृद्धि द्वारा प्रदत्त राज्य में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, जो पहले नींव नहीं डालता उससे पीछे महान गुणी होने पर स्थापित कर सकता है, तथापि निर्माण करता स्थापत्य को तथा भवन को बहुत बड़ा खतरा रहता है। ड्यूक द्वारा अपनाए गए उन सब उपायों द्वारा यदि विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि उसने अपनी भावी शक्ति का भवन निर्मित करने के लिए कितनी प्रशस्त नींव डाली थी, और इन पर विचार करना मैं अनावश्यक नहीं समझता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये एक नए राजा को मैं उसके कार्यों के उदाहरणों से बढ़कर और क्या अच्छी शिक्षा दे सकता था, और यदि उसके द्वारा अपनाई नीतियों उसके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हुई तो
इसमें उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि इसे भाग्य की असाधारण तथा कठोर विडंबना से ही उत्पन्न समझना चाहिए। 4, अपने पुत्र को बड़ा तथा ड्यूक बनाने में अलेक्जेंडर पृष्ठ षष्ठ को वर्तमान तथा भविष्य की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले तो उसे किसी राज्य का जो गिरजा के अधीन राज्य न हो प्रभु बनाने का ही मार्ग नहीं सूझता, क्योंकि यदि वह गिरजा के अधीन किसी कार्य को तोड़ने की चेष्टा करता तो वह जानता था कि मिलान का ड्यूक और वेनिस वासी वैसा करने का अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि फाइंजा और रिमिनी पहले से ही वेनिस वासियों की सुरक्षा में थे। इसके अतिरिक्त वह जानता था कि इतालिया की सेना तथा विशेष रूप से उनकी जिनका वह सहयोग ले सकता था ऐसे लोगों के साथ में ही थी जिनका पोप की विशाल शक्ति से भयभीत होना तर्कसंगत था। और सभी ओरसिनी कोलेनेसी और उनके अनुगामियों में से थे, अतएव उनका विश्वास नहीं कर सकता था। इसलिए यह आवश्यक था कि उन व्यवस्थाओं में वह गड़बड़ी पैदा करता तथा उनके राज्यों को अव्यवस्थित करता, जिनमें से किसी एक भाग का वह निश्चित रूप से मालिक बन सके। और उसके लिए यह आसान सिद्ध हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि वेनिसवासी तथा अन्य कारणों से प्रेरित होकर फ्रांसीसियों को एक बार फिर इतालिया में लाने का षड्यंत्र रच रहे थे। इस षड्यंत्र का विरोध तो किया ही नहीं, किंतु राजा लुई के पूर्व विवाह को भंग करके और सुगम बना दिया। 5, पोप अलेक्जेंडर की अनुमति और वेनिस वासियों की सहायता से राजा लुई इतालिया में पहुंचा, और वह मिलान में पहुंचा भी नहीं था कि पोप ने रोमानिया के अभियान के लिए उसे सैनिक सहायता प्राप्त की। राजा के आतंक के कारण उसे उस प्रांत के उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। ड्यूक ने रोमानिया पर अधिकार कर लिया, कोलेनेसी को परास्त कर दिया। इन आधिपत्य जमकर वह और आगे बढ़ना चाहता था, किंतु 2 बातों ने उसे रोक दिया। पहली बात थी कि अपनी सेना जो उसे विश्वसनीय नहीं लग रही थी, और दूसरी फ्रांस की इच्छा, अर्थात उसे भय था कि कहीं ओरसिनी के सैनिक जिनकी सहायता उसने ली थी उसका साथ न दे और केवल राज्य का विस्तार करने में ही उसे बाधा न दे, किंतु जो जीता उसे भी न छीन ले। और यह भी भय था कि राजा लुई भी उसके साथ कहीं ऐसा न करे। ओरसिनी का उसे एक प्रमाण भी मिला कि जब फाइंजा पर अधिकार कर लेने के बाद उसने बोलोन पर आक्रमण किया तो उस अभियान में वे बहुत ही अनिच्छा से भाग लेते दिखे, और राजा मन की उसे था मिली जब वह उर्बिन के ड्यूक को अधिकार में करके उसने तोस्काना पर आक्रमण किया। इस अभियान से राजा ने उसको रोक दिया। इसके फलस्वरूप ड्यूक ने दूसरे की सेना के धन पर निर्भर न रहने का निश्चय किया। 6, और उसने पहली बात की कि रोम में ओरसिनी और कोलोनेसी के समर्थकों को निर्बल बना दिया, क्योंकि उनके सभी समर्थकों को संभ्रांत वंश के थे। उन्हें अपने सम्मानित व्यक्ति बनाकर तथा उन्हें उदारता पूर्वक जागीरें देकर और उनकी मर्यादा के अनुकूल उनको शासन में पद तथा सम्मान देकर अपनी ओर कर लिया। इसे कुछ महीनों में ही उससे मन में जो पुराने लगाव की जो भावना थी वह समाप्त हो गई और सब ड्यूक के पक्ष में हो गए। इसके बाद ओरसनी सरदारों को समाप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहा, क्योंकि कोलोनाना परिवार के सदस्यों को उसने पहले ही तितर बितर कर दिया था और उसे एक अच्छा अवसर मिला जिसका उसने अच्छी तरह लाभ उठाया, क्योंकि पीछे वह ओरसिनी वंश के लोगों ने देखा कि गिरजा तथा ड्यूक की शक्ति मजबूत होने का अर्थ उसका नष्ट होना था। उन्हें पेरुजिया प्रदेश में मोजियानो में एक सभा बुलाई, जिसके फलस्वरूप उर्बिनो का विप्लव हुआ और उसने रोमानिया में हलचल मचाया। ड्यूक के लिए असंख्य खतरे उत्पन्न हो गए। फ्रांसीसियों की सहायता से सब पर विजय पाई। 7, और इस प्रकार प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। फिर उसने न फ्रेंच लोगों पर विश्वास किया और न बाहरी शक्तियों पर, और उससे खुले संघर्ष से बचने के लिए उसने षड्यंत्र का सहारा लिया और कूटनीति प्रपंच का प्रसार करने में इतना दक्ष था कि ओरसिनी परिवार ने सिन्योर पाउलो के माध्यम से समझौता कर लिया, जिसको पाउलो ड्यूक के सम्मान, धन, पोशाक तथा घोड़े आदि देकर पूरी तरह से अपनी ओर मिला लेने में कोई कमी नहीं की। यहाँ तक कि वे अपनी सरलता के कारण सिनीगालिया में ड्यूक के हाथों में पहुंच गए। चूंकि जब ये नेता इस प्रकार जीत लिए गए और उनके समर्थक उसके मित्र हो गए, ड्यूक ने अपनी शक्ति की बहुत अच्छी नींव स्थापित कर दी, क्योंकि उर्बिनो की जागीर के साथ उसका पूरा रोमानिया उनके अधिकार में था। रोमानियों की मित्रता
तो प्राप्त थी ही इन सभी प्रदेशों के निवासियों को पूरी तरह और मिला लिया, और क्योंकि उन्हें उसकी सुव्यवस्था का स्वाद होने लगा था। 8 और चूंकि यह विषय ध्यान देने योग्य है तथा दूसरों द्वारा अनुकरणीय है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहता। जब ड्यूक ने रोमानिया पर अधिकार कर लिया तो उसने देखा कि शक्तिहीन मालिकों का शासन था, जो अपनी प्रजा को सुधारने की अपेक्षा लूटपाट में लगे रहते थे। प्रजा में एकता स्थापित करने की नहीं, फूट डालने की चेष्टा करते, यहाँ तक कि वह प्रदेश चारों ओर डकैतों को हर प्रकार की उद्दंडता से भरा हुआ था। ड्यूक ने यह अवश्य समझा कि प्रदेश को शांत करे और अपनी सत्ता के प्रति आज्ञाकारी बनावे और उन्हें सुशासन प्रदान करे। इसलिए वहाँ उसने निर्दय व्यक्ति तथा कठोर शासक महोदय रेमिरो दे एर्को को नियुक्त किया। उसने पूरे अधिकार दे दिए। उसने थोड़े ही समय में उसे शांत कर दिया तथा एकता स्थापित कर दी और उसे बहुत यश मिला। किंतु बाद में ड्यूक ने सोचा कि असीमित अधिकार वहाँ आवश्यक नहीं, क्योंकि उसे संदेह था कि कहीं लोग घृणा न करने लगे। अतः प्रदेश के बीच में एक योग्यतम अध्यक्ष के साथ एक नागरिक न्यायालय की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक नगर का अपना एक एडवोकेट रहता था। और क्योंकि वह जानता था कि पिछली कठोरता ने उसके प्रति लोगों को कुछ घृणा की भावना उत्पन्न कर दी थी, उन लोगों के मन को साफ करने के लिए तथा पूरी तरह से उन्हें अपने पक्ष में करने की दृष्टि से उसने यह दिखाना चाहा कि यदि कुछ निर्दयता बरती गई थी तो उसमें उसका कोई हाथ नहीं था, अपितु वह मंत्री के कठोर स्वभाव का परिणाम था। और इस अवसर का लाभ उठाकर एक दिन सुबह उसने उसे मरवाकर चेस्ना के एक चौराहे पर 2 टुकड़ों में रखवा दिया। उसकी बगल में लकड़ी का एक टुकड़ा और खून से रंगा एक छुरा था। इस दृश्य की भयंकरता ने वहां की जनता में एकदम स्तंभित तथा संतुष्ट कर दिया। 9 किंतु हम जहां से चले थे वहां लौटे। मैं कहता हूं कि अपने आप को काफी शक्तिशाली पाकर तथा एक सीमा तक वर्तमान खतरों से सुरक्षित होकर, अपनी इच्छा के अनुरूप अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा और अच्छी मात्रा में उन हथियारों को नष्ट कर जो समीप रहने पर उसे हानि पहुंचा सकते थे। ड्यूक के लिए अब बाकी था तो यह कि यदि उसे अपनी विजय के कार्यक्रम को चालू रखना था तो फ्रांस के राजा के साथ कैसे निपटे, क्योंकि वह जनता की राजा उसका समर्थन नहीं कर सकता था। राजा को पीछे अपनी भूल जात हुई और इसलिए उसने नए मित्रों की खोज आरंभ की और फ्रांस के प्रति वह अन्य मनसक हो गया। उस समय जबकि फ्रांसीसी नेपलस राज्य की ओर स्पेनियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उन्होंने गायता का घेरा डाल रखा था, वह बढ़ रहे थे। उसकी योजना अपने आप को फ्रांसीसियों से सुरक्षित कर लेना था। इसमें वह शीघ्र सफल भी हो जाता यदि अलेक्जेंडर जीवित रहता। उस समय की परिस्थिति में यही उसके राज्य की अवस्था थी। 10 जहाँ तक भविष्य का संबंध था, उसे पहला भय था कि गिरजा का नया उत्तराधिकारी उससे मित्र भाव न रखे और उसे भी छीनने का प्रयत्न करे तो अलेक्जेंडर ने उसे दिया था। इससे अपने को सुरक्षित करने के उसने 4 उपाय सोचे। पहला, जिन जागीरदारों की उसने जागीरें छीन ली थी उनके सभी वंशजों को नष्ट करना ताकि पोप को उन्हें अपनी ओर मिलाने के अवसर से वंचित किया जा सके। दूसरा, रोम के समस्त संभ्रांत व्यक्तियों को अपने में कर लेना, जिससे जैसा कि कहा गया था उनकी सहायता से पोप पर अंकुश लगाया जा सके। तीसरा, कार्डिनलों के कॉलेज को जहां तक संभव हो सके अपने पक्ष करना। चौथा, पोप के मरने के पूर्व इतनी अच्छी तरह अपना अधिकार जमा लेना कि स्वयं पहले आक्रमण को भली भांति रोक सके। इन चारों बातों में अलेक्जेंडर की मृत्यु के समय 3 को ही वह पूरी कर सका। चौथी प्राय पूरी कर ही ली थी, क्योंकि जिनकी जागीरें छीन ली थी उनमें से जितनों तक पहुंचा सके उन्होंने मार डाला था और बहुत ही थोड़े बच गए थे। रोम के संभ्रांत व्यक्तियों को मिला ही लिया था और कार्डिनलों के कॉलेज में बहुत संख्यक उसके पक्ष में थे। और जहाँ तक नए प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रश्न था, तोस्काना पर अधिकार करने की योजना उसने बना ली थी। पेरूजिया तथा प्योम्बिनो पर अधिकार कर ही लिया था और पीसा का संरक्षण ले ही लिया था। 11 और चूंकि फ्रांस की ओर उससे ध्यान देने का अवसर नहीं मिला, वास्तव में फ्रांस की मित्रता की उसे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि स्पेनियों द्वारा फ्रांसीसी पराजित हो चुके थे और वे दोनों ही उसकी मित्रता प्राप्त करने के इच्छुक थे। वह पीसा पर आक्रमण करने वाला ही था। पीसा लेने के बाद लुका तथा सियना शीघ्र हथियार डाल देते। कुछ तो
फ्लोरेंसियो के प्रति ईर्ष्या के कारण और आंशिक रूप से भय के कारण, और फ्लोरेंसियो के लिए और कोई चारा ही नहीं था। यदि इन योजनाओं में वह असफल हो जाता, उसी वर्ष वह सफल हो जाता जिसमें अलेक्जेंडर मर गया था, तो वह इतनी शक्ति और यश अर्जित कर लेता कि वह पीछे वह स्वयं अकेला खड़ा रह सकता था और दूसरों की समृद्धि और शक्ति पर उसे आश्रित नहीं रहना पड़ता, किंतु अपनी शक्ति और विवेक पर ही निर्भर रह सकता था। किंतु अलेक्जेंडर भी मर गया। अभी उसे ड्यूक तलवार मयान में निकाले 5 वर्ष ही हुए थे। इस समय वह केवल रोमानिया प्रदेश का राज्य व्यवस्थित कर सकता था। अन्य सब राज्य वैसे जैसे हवा में थे। 2 अत्यंत शक्तिशाली शत्रु सेनाओं के बीच में वह मरणोन्मत्त रोगाग्रस्त था। 12 और ड्यूक में नृशंस क्रूरता और अपूर्व योग्यता थी, और वह यह अच्छी तरह जानता था कि व्यक्तियों को अच्छी प्रकार अपने पक्ष में किया जाता है या खोया जाता है, और नींवें कितनी इतनी सुदृढ़ थी जिन्हें उसने उस थोड़े से समय में तैयार किया था कि यदि वे सेनाएं उसका पीछा नहीं कर रही होती या उसका स्वास्थ्य अच्छा होता तो वह हर कठिनाई पर विजय पा लेता। उसकी नींव कितना अच्छी थी इससे देखा जा सकता है। रोमानिया में 1 महीने से भी अधिक समय से उसकी प्रतीक्षा थी। यद्यपि वह अभी अर्धजीवित जैसा था, रोम में सुरक्षित बना रहा। यद्यपि बालियोनी, वितेली और ओरसोनो ने उस पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें उसके विरुद्ध सफलता नहीं मिली। जिसे वह चाहता था उसे पोप नहीं बनवा सका, किंतु वह जिसे नहीं चाहता था उसे निर्वाचित नहीं होने दिया। किंतु यदि अलेक्जेंडर की मृत्यु के समय वह स्वस्थ रहा होता तो हर बात उसके लिए आसान होती। जिस दिन जूलियो द्वितीय को पोप निर्वाचित किया गया, उसने स्वयं मुझसे कहा कि पिता की मृत्यु के बाद जो कुछ हो सकता था उस सब की उसने कल्पना कर रखी थी और सबके लिए उसने उपाय सोच रखा था, सिवाय इसके जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मर जाने पर वह भी मृतप्राय हो जाएगा। 13 ड्यूक के सभी कार्यों पर विचार करने के बाद मुझे उसमें कोई त्रुटि नहीं दिखती। इसके विपरीत मुझे लगता है कि जैसा कि कह चुके हैं कि उन सब के समक्ष जिन्होंने भाग्यवशात या दूसरों के सैनिक सहायता से प्रभु सत्ता अर्जित की है, इसे अनुकरणीय आदर्श के रूप में रखूं, क्योंकि वह महान उत्साह और अपने उच्च लक्ष्य से युक्त करके इसके अतिरिक्त और किसी दूसरी तरह शासन कर ही नहीं सकता था। इसकी योजनाओं का विरोध किया केवल अलेक्जेंडर के जीवन की संक्षिप्तता और उसकी अपनी बीमारी ने। इसलिए जो कोई भी नए राज्य को शत्रुओं से सुरक्षित रखना चाहे, मित्रों को प्राप्त कराना चाहे, शक्ति या प्रवंचना से जीतना चाहे, अपनी जनता को आतंकित या अनुकूल रखना चाहे, सेना द्वारा अनुगमित तथा आर्द्रत होना चाहे, तो मुझे हानि पहुंचा सकते हैं या पहुंचाएं। उन्हें कुचलना, पुरानी व्यवस्था को नए ढंग से व्यवस्थित करना, कठोरी तथा कृतज्ञ, विशाल हृदय तथा उदार होना चाहे, विद्रोही सेना को नष्ट करना तथा नई सेना को खड़ी करना चाहे, राजाओं तथा राजकुमारों की मित्रता बनाए रखना चाहे। इस ढंग से वे तुम्हारी भलाई करने में अपने को उपकृत समझे तथा हानि पहुंचाने का साहस न करें, तो इस राजा के कार्यों को छोड़कर और अच्छा आधुनिक उदाहरण नहीं पा सकते। 14 उसे दोषी ठहराया जा सकता है केवल जूलियो द्वितीय को पोप बनाने में, क्योंकि इसमें उसने गलत चुनाव किया। क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि यद्यपि वह अपनी इच्छा के अनुकूल व्यक्ति को पोप नहीं बनवा सकता था, तथापि जिसे पोप नहीं होना चाहिए था उसे रुकवा सकता था, और उन कार्डिनलों को पोप बनाने के लिए उसे कभी राजी नहीं होना चाहिए था जिन्हें या तो उसने अप्रसन्न कर रखा था या जो पोप पद पर आसीन हो जाने पर उसे शंकित रहते थे, क्योंकि लोग या तो घृणा का भय के कारण शत्रुभाव रखते थे या उसने नाराज कर रखा था कि उनसे कुछ थे। सान पिएत्रो, अदवकुला, कोलानाना, सान ज्योरेरियो, आस्कानो, रोआना तथा स्पेनी कार्डिनलों के सिवाय अन्य सब पोप पद पा जाने उस पर शंकित रहते। स्पेनी वंशगत संबंधों तथा कृतज्ञता के कारण और रोएनो तथा उसका फ्रांसीसी शासन के अविच्छिन्न समर्थन द्वारा प्राप्त शक्ति के कारण, अतएव ड्यूक को सबसे पहले एक स्पेनीय को पोप बनवाना चाहिए था, और यह न कर पाने पर उससे सहमत हो जाना चाहिए था कि रोएना पोप बने, सान पितेरो अदविकुला नहीं। और जो यह विश्वास करता कि बड़े आदमी महत्वपूर्ण तथा सब उपकारों से पुरानी शत्रुता को भूल जाते हैं, अपने को धोखा देता है। अतएव इस निर्वाचन में ड्यूक चूक गया और उसे उसके अंतिम पतन का कारण हुआ।